आगे की आज के क्लास में क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ए 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 without repetition. Find the probability that number formed is divisible by 4. अच्छा, नंबर कितने डिजिट का बनाना है? 5 डिजिट का बनाना है और डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए? 4। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस तो ऑल पॉसिबल केसेस होंगे। तो यानी कि क्या हुआ कि ये डिजिट कितनी गिवन है हम लोग को? 5 गिवन है। तो 5 डिजिट को 5 प्लेस पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज। तो 5 डिजिट को 5 प्लेस पे अरेंज करना है तो उसका वे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। अच्छा, अब क्योंकि नंबर जो है ये 5 डिजिट का है और 5 डिजिट का नंबर अगर डिविजिबल बाय क्या है? 4 है, तो ये 4 से डिविजिबल कब होगा? जब 2d प्लस ई डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा? 4, या d प्लस ई बाई 2 डिविजिबल बाय क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो अब 2 कोई बोले या क्या बोले, इवन बोले, दोनों का मीनिंग क्या रहता है? सेम। तो यानी कि e की जो पॉसिबल वैल्यू आइदर 2 होगी या फिर क्या होगी? 4। तो कि e डिवाइड बाई क्या है? 2। तो यूनिट प्लेस पे आइदर 2 रहेगा या फिर क्या रहेगा? 4 रहेगा। तो e का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 2 हो गया। और जब ये 2 हो गया तो ये यहाँ पे 2 पुट हो गया तो d प्लस 1। और d प्लस 1 इसका नेचर कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ये इवन कब होगा? जब ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 e के प्लेस पे 2 यानी 1 वे से। अब d के प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या क्या डिजिट पॉसिबल है? 1 है या 3 है या फिर 5 है। यानी सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे? 3 वेज हो जाएंगे। टोटल डिजिट यहाँ पे कितनी है? 5। 5 में 2 डिजिट फिल हो गई तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी बची हैं? 5 थी, टोटल 2 फिल हो गई तो रिमेनिंग क्या बची? 3 बची। तो फर्स्ट प्लेस को 3 वे से और इसको सेकंड को 2 और इसको 1, तो कितना आ जाएगा? ये 18। अब देन उसके बाद e का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। तो ये d प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा। और अब d प्लस 2 फिर से क्या दिखना चाहिए हम लोग को? इसको इवन। तो इवन होने के लिए यहाँ पे d के प्लेस पे क्या जाएगा? 2 जाएगा या फिर क्या जाएगा? 4। लेकिन e का वैल्यू हम लोग 4 ले चुके हैं और रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो इस वजह से d की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, दैट इज क्या? 2। और अब 1 2 3 4 5 e के प्लेस पे 4 1 वे से, ये 2 ये 1 वे से, 5 डिजिट के अंदर से 2 फिल हो गई तो रिमेनिंग क्या बची? 3। और 3 में एक फिल हो गई 2 2 में दिस, तो ये 6 हो गया। तो टोटल ये कितना आ गया? 24। तो ये आ गई हम लोग की इवेंट। तो इवेंट 24 हो गई और सैंपल स्पेस हमें पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, तो 24 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? 5 पर्सन एंटर्ड द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8th फ्लोर हाउस। सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंट हैं ये और एंड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन लीव द केबिन एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 पर्सन लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर। तो अब निकालो इसमें कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। कितने फ्लोर का हाउस है? तो देखो 8 फ्लोर का हाउस है, तो सबसे पहले जब अब पर्सन कितने हैं? 5 हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा जब वो, अब 8 मान लो ये 3rd फ्लोर का हाउस है, ये 3 फ्लोर है इसमें, हम तुमसे कह रहे हैं इंटर हो और उसके बाद उतरो, तो यहाँ इंटर जब होगे तो इसी में थोड़ी उतर जाओगे, इसके ऊपर वाले फ्लोर में उतरोगे कि नहीं उतरोगे? अरे बोलो भाई, जब 8th फ्लोर का हाउस है, तुमसे कहा कि लिफ्ट में इंटर हो, तो तुम क्या लिफ्ट में घुसोगे, बाहर निकल आओगे? नहीं होगा ना, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी उतर जाओगे। तो अगर 8th फ्लोर का हाउस है तो तुम्हारे पास उतरने के लिए कितने वेज होंगे? 7 वेज होंगे कि नहीं? तो फर्स्ट पर्सन भी जो होगा
वो 7 वे से उतर सकता है, सेकंड के लिए भी 7 है, थर्ड के लिए भी 7 है, फोर्थ के लिए भी 7 है और फिफ्थ के लिए भी क्या है 7। अब उसने क्या कहा है कि कैन लिव एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद फर्स्ट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 पर्सन लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर। तो यानी जितने भी पर्सन है वो सब डिफरेंट फ्लोर पे लिव करें। तो अब जरा एक बात ध्यान दो, जो पहला पर्सन होगा वो पहला पर्सन, उसके लिए हमारे पास कितने फ्लोर लीव करने के लिए, 7 फ्लोर हैं लीव करने के लिए कि नहीं, तो वो 7 फ्लोर पे लीव करेगा। लेकिन उन 7 में से जिस फ्लोर पे वो उतरा होगा, तो जो सेकंड पर्सन होगा वो क्या फ्लोर पे उतरेगा, नहीं उतरेगा। तो यानी कि सेकंड वाले पर्सन के लिए जो उतरने के तरीके हो गए, कितने हो गए 6। फिर सिमिलरली थर्ड वाले पर्सन के लिए कितने रह जाएंगे 5, और फोर्थ वाले के लिए कितने रह जाएंगे 4, और फिफ्थ वाले के लिए क्या 3। तो 5% थे। अब इवेंट पता है, सैंपल स्पेस पता है, प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या बोल रहा है, 15% among whom are A and B sit down at a round table at random at a round table, find the probability that there are 4% between A and B। तो अब एक बात ध्यान करो कि अब जैसे ये क्या है, सर्कुलर टेबल पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, ये 15 लोग हैं। तो अगर सैंपल स्पेस क्या होगा कि अगर n लोग राउंड टेबल पे बैठते थे तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या होता था, फैक्टोरियल n-1। तो यानी कि यहाँ पे फैक्टोरियल 15-1 हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस जो आ गया वो फैक्टोरियल 14 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 15% हैं उन्हीं के अंदर a और b है, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये 15 के अंदर से हमने कोई भी 2 a और b ले लिए, ये मान लो a है और दूसरा ये b है। और उन्होंने एक खास बात बोली है, क्या बोली है कि वो इस तरीके से बैठते हैं a और b कि a और b के बीच में कितने लोग रह जाएं, 4। तो जब सबसे पहले a और b जब हमारे पास बैठ गए तो a और b को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे बताओ भाई। अच्छा, अब इन a और b के बीच में 4 लोग बैठाना है, तो 15 में से 2 लोग निकल गए तो बचे कितने 13। अब 13 के अंदर से ही तो कोई 4 होंगे, तो उन 13 के अंदर से हमने 4 सेलेक्ट कर लिए। और फिर हमने क्या बात करी थी कि जो रिलेटिव कंडीशन होती है वो हमेशा कैसी आ जाती है, लीनियर अरेंज होती है। तो इन 13 में से जो 4 निकाले, इनको हम इन 4 लोगों को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 4। अब बचे कितने 9, तो वो इंटू फैक्टोरियल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है अब क्या है 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं कि लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ए फेयर डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, इफ R1 R2 R3 are the number obtained on the die, then find the probability that w to the power R1 कि w to the power R1 plus w to the power R2 plus w to the power R3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये R1 R2 R3 नंबर कहाँ से लिए जा रहे हैं, डाइस से लिए जा रहे हैं, और ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर। तो अच्छा, R1 R2 R3 यानी नंबर कितने हैं, 3 है ना। तो यानी कि सबसे पहले सैंपल स्पेस इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट डाइस के लिए भी 6 फेस होंगे, सेकंड के लिए भी 6 होंगे और थर्ड के लिए भी 6 होंगे। और सीधी सी एक बात और ध्यान रखो कि जिनके अंदर फेस नोन होते हैं, क्या होते हैं, फेस नोन होते हैं, उनका सैंपल स्पेस हमेशा फेस टू द पावर n होता है। मतलब जैसे 2 डाइस हैं तो फेस तो 6 ही होंगे। अब कितनी बार थ्रो हो गई, 2, तो 6 टू द पावर 2। क्वाइन है, जैसे 3 क्वाइन को टॉस करो तो सैंपल स्पेस कितना बचेगा, 2 × 2 × 2 बोलते हो कि नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं। क्वाइन में फेस कितने हैं, 2, हेड टेल 2 हो गया, और कितने हैं क्वाइन 3, तो 2 टू द पावर 3।
तो जिनके फेस नोन होते हैं सीधे सैंपल स्पेस उनका क्या बनता है, फेस टू द पावर n। अच्छा, अब चूंकि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में रिजल्ट क्या होगा, जीरो कब होगा, जब वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा तभी तो जीरो आता है। और दूसरी ये बात होती है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1। तो अब यहाँ पर जो R1 R2 R3 नंबर हैं उनको ऐसा सेट करना है कि वो इस शेप में दिखें। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान करो, ये 1 दिखना चाहिए। तो 1 तभी दिख पाएगा जब R1 की वैल्यू जो होगी वो आइदर 3 होगी या फिर क्या होगी 6 होगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा टू द पावर 6 क्या 1। दूसरा R2 की जो वैल्यू होगी, अब क्योंकि ये नंबर कहां से आ रहे हैं, नंबर तो डाइस से ले रहे हो ना, तो 1 से 6 के बीच के ही तो नंबर होंगे कोई। अब R2, तो R2 में नंबर ये ओमेगा दिखना चाहिए। ओमेगा दिखने का मतलब क्या हुआ, यहां पे R2 का पावर या तो 1 होना चाहिए, या फिर 1 कैसे दिख सकता है, जब इसका पावर क्या हो 4। क्यों, क्योंकि पावर 4 होगी तो ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। फिर 3 यहां पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए यहां पे क्या क्या होना चाहिए, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा बोलो 5 होगा। क्लियर, यानी कि फर्स्ट वाले प्लेस में इन दोनों के अंदर से कोई भी एक नंबर यहां पुट कर दोगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सिमिलरली सेकंड वाले में भी ये 2 ही नंबर है, तो 2 के अंदर से कोई एक नंबर सेलेक्ट करोगे तो ये आएगा। और ऐसे ही थर्ड वाले में 2 ही नंबर है, इनके अंदर से कोई सेलेक्ट करोगे। अब एक बात जरा ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है R1 R2 R3, ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए तो भी तो वैल्यू जीरो होगी। अरे भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो, तो 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, या ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं प्लेस के कि नहीं। तो यानी कि इन 3 प्लेस को, यानी इन 3 वैल्यू को आपस में भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। और 3 वैल्यू को 3 प्लेस पे इंटरचेंज करना है। R1 वाली वैल्यू R2 R3 पे भी हो सकती है, R2 की वैल्यू R1 और R3 पे भी हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए ये 3 वैल्यूज को 3 प्लेस पे चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, n थिंग्स को n प्लेस पे अरेंज करते हो तो क्या होता है फैक्टोरियल n। बात क्लियर हो गई। अब इवेंट पता है, सैंपल स्पेस पता है, लिखा जा सकता है आंसर कि नहीं, इसको नोट कर लेंगे अब। तो अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज sit at random in a row having 15 chairs numbered 1 to 15. Find the probability that end seats are occupied by the girl and between any two girl odd number of boys sit. तो क्या होगा, सबसे पहले देखो 15 चेयर है, सैंपल स्पेस में क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स चाहे जैसे बैठ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 बॉयज 10 गर्ल्स, 5 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं, टोटल कितने लोग हैं 15। तो 15 लोग को अरेंज अगर करना है तो कितना रहेगा, फैक्टोरियल 15। अब उसके बाद ये गर्ल्स है, मान लो 1 2 3 4, ये 5 गर्ल्स हैं, ठीक। अब इन गर्ल्स को ऐसे रखना है कि ये गर्ल्स हमेशा कहाँ पे हो, एंड सीट पे हो, यानी कि ये गर्ल्स यहाँ होंगी यहाँ होंगी, और इनके बीच में जो प्लेस हैं ये वाले प्लेस, इस पे हमेशा ऑड नंबर ऑफ बॉयज बैठने चाहिए। कैसे बैठने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ बॉयज। तो ऑड नंबर ऑफ बॉयज यानी बॉयज के लिए हमारे पास कितने प्लेस हैं, 4 प्लेस हैं कि नहीं। तो 4 प्लेस पे कितने तरीके से पहले बैठ सकते हैं, कितने तरीके होंगे बॉयज को बैठने के, कि इसमें 2 बैठे हैं, इसमें 3 बैठे हैं, कैसे हो, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 5 गर्ल्स ये जो बैठी हैं, इन 5 गर्ल्स को भी तो अरेंज कर सकते हैं ना, कौन सी गर्ल्स बैठी है। तो 5 गर्ल्स को 5 प्लेस पे अरेंज करना है तो कितना होगा, फैक्टोरियल 5। और ये बॉयज के लिए प्लेस है 4, तो इन 4 प्लेस पे बॉयज को अरेंज करने वाले तरीके कितना रहेगा, फैक्टोरियल 4। बात समझे कि नहीं। तो यहां पर बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो नेक्स्ट अब देखते हैं। तो ये लेकिन जो ये बॉयज बैठेंगे ये ऑड नंबर ऑफ बॉयज बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो यहां जब ऑड नंबर ऑफ बॉयज बैठ रहे हैं, यानी कि ऑड नंबर कैसे लिखते हो, मान लो 2x + 1, यहां पे जो बैठेगा 2y + 1, यही तो ऑड होगा।
यहाँ बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा 2z प्लस 1 और 2t प्लस 1। और ये जो बॉयज होने चाहिए जो इनके, अब कितने बॉयज यहाँ पर हैं, टोटल बॉयज कितने हैं हम लोग के पास 10 है कि नहीं, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, 1 2 3 4, उधर ट्रांसफर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 3। हम लोग निकाल क्या रहे, हम लोग निकाल रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज ऑड नंबर ऑफ बॉयज बैठेंगे तो उनको बैठने में कितने तरीके से वो ऑड नंबर यानी 10 बॉयज को यहाँ पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं, मतलब यहाँ 1 दिया तो यहाँ 2, वो गिन पाओगे क्या, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो वहाँ पे वही हम लोग इक्वेशन से निकाल लें। तो ये नंबर ऑफ क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन वाली इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्या लिखते थे, अल्फा टू द पावर 3 लिखते थे कि नहीं, और उसके बाद इक्वेशन बना देते थे। बना लो इक्वेशन यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अल्फा टू द पावर 3 और ये कितने 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा पावर में क्या -4, और अब इसकी वैल्यू निकाल दी जाएगी। तो इसकी वैल्यू, इसके लिए इसका एक्सपेंशन आपको ध्यान होना चाहिए। इसका एक्सपेंशन क्या होता था 1 माइनस एक्स होल टू द पावर दिस, तो 1 प्लस एन सी 1 एक्स एन प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर एन प्लस 2 और दिस, ये कहाँ तक चलता था अप टू इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे फिर देखो कैसे याद किया था आपने कि अगर मान लो हमें इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r लिखना है तो जितना x की पावर है उतना नीचे है, और जितने यहाँ लिखा है उससे एक कम है कि नहीं, जितना एक लिखा है उससे एक कम है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करते थे r है तो ये r आ जाएगा और ऊपर एक क्या हो जाता था कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है तो नीचे 3 हो जाएगा एक कम, और n की जगह 4 है तो 6c3। तो यानी कि इतने तरीके से वो बॉयज बैठ सकते होंगे। कितने तरीके होंगे, अब इसको 6c3 को सॉल्व कर दोगे तो फैक्टोरियल 6 ये 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 तरीके से बॉयज को बैठाया जा सकता है। अब ये बॉयज को आपस में अरेंज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये तो बैठने के तरीके आ गए। अब यहाँ पे टोटल जो इवेंट होगी वो क्या होगी, ये 20 तो ये हो गया, 5 गर्ल्स को अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे फैक्टोरियल 5, और बॉयज कितने थे टोटल 10, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट निकले हैं उनके बॉयज को भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो कि नहीं, तो इंटू में फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो गई हम लोग की इवेंट। ठीक, तो इवेंट पता है, सैंपल स्पेस पता है, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ये एक पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पे अब इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर जो 24 है जरा वो पढ़ लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर स्क्वायर आर सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम ए चेस बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे लाइज ऑन ए डायगोनल इज। अच्छा ये 4 क्यों लगाया, देखो एक सीधी सी बात ये समझो, जब चेस बोर्ड बनाते हो ना तो एक डायगोनल ये मिलेगा, जो लार्जर होगा वो तो एक ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम लगा 8CR क्योंकि एक स्क्वायर है। बाकी के जो डायगोनल होंगे वो हमेशा 4 मिलेंगे, क्योंकि एक इसके ऊपर वाला देखो 1 2 3 4 मिला कि नहीं, तो और वो कौन सा होगा भाई 8 से लेस वाला फिर क्या आ जाएगा 7, फिर ऐसे करते उससे लेस उसके पीछे आओगे वो भी 4 मिलेंगे, फिर उससे लेस, और कहाँ तक जितना तक तुम्हें स्क्वायर कर लेंथ चाहिए पूरा, इसलिए आर की कंडीशन, आर की वैल्यू कहाँ से 1 से 7। अब जैसे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 24 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये सीधे ये 4 हो जाएगा, 7c3 6c3 5c3 4c3 और 3c3 प्लस 2 8c3 अपॉन 64c3 आंसर इसका, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डायरेक्ट। तो ये इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, 5 कॉइन हुज फेस आर मार्क्ड 2,3 आर थ्रोन, व्हाट इज द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल ऑफ 12। तो देखो क्वाइन है कितने 5 और उसमें मार्क क्या है 2 और 3, यानी क्वाइन के फेस कितने हो गए 2 हो गए कि नहीं, और क्वाइन टोटल कितने 5, इसलिए सैंपल स्पेस सीधे 2 टू द पावर 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और यहां पर फिर उसके बाद 2 टू द पावर 5 मतलब कितना हो गया 32। अब इवेंट की बात आती है, तो जो 5 क्वाइन है उनमें क्या कर रहा है, उनका सम क्या आना चाहिए 12 होना चाहिए। तो यानी कि क्वाइन का फेस क्या है, या तो 2 है या फिर क्या है 3, तो x स्क्वायर x क्यूब एक क्वाइन के लिए, एक में फेस 2 एक में 3 वही, और टोटल इसका सम कितना दिखना चाहिए हम लोग को, मतलब ये पूरे सही से क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, C1 क्वाइन प्लस C2 क्वाइन प्लस C3 क्वाइन प्लस C4 क्वाइन प्लस C5 क्वाइन, और इसका सम हमारे पास क्या दिखना चाहिए 12। हर क्वाइन के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम क्या है 3 है। तो कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर 12 इक्वल टू पहले वाले क्वाइन के लिए भी 2 और 3, सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसलिए टोटल पे पावर क्या आ जाएगी 5। और अब यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन करूंगा तो पावर 5 तो 10 आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा होल टू द पावर 5, और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो फाइनली कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर 2, और ये सिंपल बायनोमियल थ्योरम वाली बात बन गई, तो नीचे 2 आ जाएगा NC, ये सीधे आ जाएगा ना, ये कौन सा एक्सपेंशन बन गया 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n वाला एक्सपेंशन। तो ये 5C2, और 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो यानी कि इवेंट जो हो गए हम लोग के पास कितना सम ही तो चाहिए, केवल 10 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 टिकट मार्क्ड 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 11, यानी कि देखो 4 टिकट मार्क्ड, तो यानी कि जो टिकट हो गया उसके फेस कितने हो गए 4 हो गए कि नहीं, 4 टिकट के ऊपर ये मार्क हो रहा है, क्लियर। और रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन ए बैग, ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम 5 टाइम्स, तो यानी कि टिकट के फेस कितने हो गए 4, और कितनी बार ये प्रोसेस चल रहा 5, तो सैंपल स्पेस यहां पे कितना आ जाएगा 4 टू द पावर क्या आ गया 5, फेस टू द पावर n। और उसके बाद यहां पे निकालना है क्या है कि 5 टाइम बीइंग रिप्लेस्ड ईच टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन टिकट दस ड्रॉन इज 23, तो यानी कि जो टिकट है उनके ऊपर जो सम दिखना चाहिए, यानी इन नंबर का सम हमेशा कितना दिखना चाहिए 23। तो अब जरा ध्यान से देखो ये कितना हो गया, सम 23 चाहिए, तो अल्फा टू द पावर 23 हो गया कि नहीं हो गया। ये जो मार्किंग है 0, 0 का मतलब ये अल्फा पे पावर 0, 0, 1 का मतलब 1 हो गया, 10 ऐसे ही हो गया, और ये 10, और ये एक टिकट के लिए हुई, ये टोटल टिकट कितने हैं 5, तो इसलिए पावर में क्या आ जाएगा 5। और अब यहां से क्या आ गया, ये सीधे 1 प्लस अल्फा, अल्फा टू द पावर 10 यहां से कॉमन कर लो, और ये पावर 5। अब यहां से देख रहे हो ये फैक्टर हो चुका है, ये टोटल पे पावर 5 लग जाएगी। अच्छा यहां पे हमें क्या निकालना है 23 निकालना है, तो ये 1 प्लस अल्फा होल टू द पावर 5। अब इसका जब एक्सपेंशन मैं करता हूं तो 5C1 दिस हो गया, और दूसरा जब लिखूंगा तो 5C2 अल्फा पे पावर 20 आ जाएगी। इसके आगे अगर स्टेप में लिखता तो 5C3 और अल्फा पे पावर 10 है, ऊपर पावर 3 है तो 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा मीनिंगलेस, क्योंकि हमारे केवल सिर्फ कितना चाहिए 23 वाला। तो इसलिए इसको मैं अब सेपरेट कर लेता हूं, 5C1 अल्फा पे पावर 10 दिस, और यहां पे 5C2 अल्फा पे पावर 20 और 1 प्लस अल्फा पे पावर 5। अब इनको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज को ध्यान नहीं किया, हमने लास्ट क्लास में इसलिए बोल दिया था। अब पावर 23 है तो यहां से सीधे 23 आ जाएगी, और ये कितना लिखा हुआ है यहां पर ये 5। अब जरा ध्यान दो ये पावर 5 है, ये पावर कितनी है 5 है,
तो जब पावर 5 है तो इसमें अल्फा पे पावर 23 का क्या कोफिशिएंट आएगा? अरे भाई ये तो सीधे ही चलता है, n तक चलता है ये, और n तक जब चलता है तो यहाँ पे 23 होने का मतलब ये अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी 5, तो लास्ट जो चलेगा 5C5 आएगा ना, और 5C5 तो x पे पावर 5 ही आएगा, तो उसमें अंदर 23 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब इसमें सोचो क्या इसमें भी मिल पाएगा? तो भाई अल्फा पे पावर 10 है और यहां से 23 पावर बनने के लिए यहां पर पावर कितनी मिलनी चाहिए, 13 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्फा पे पावर 13 वाला कोफिशिएंट और इससे अल्फा पे पावर 10 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 23 बनेगा, और इसमें भी अल्फा पे पावर 10 वाला कोफिशिएंट हम लोग को नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, मीनिंगलेस। अब यहाँ पे पावर 20 है, यहां से क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा पे पावर 3 निकालेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि अल्फा पे पावर 3 और इसकी हर एक से मल्टीप्लाई होगी तो पावर 23 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो इसलिए यहां से केवल और केवल क्या मिलेगा, एक तो 5C2 ये भी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसमें से क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का कितना टर्म आ जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5, और 5C2 का वैल्यू भी 10 होता है और 5C3 का वैल्यू भी 10 होता है। तो ये हम लोग की इवेंट आ गए, इवेंट पता, सैंपल स्पेस पता है, आंसर लिख दिया जाएगा, तो इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्या कह रहा है, 9 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए सेट ऑफ कार्ड, ईच कार्ड इज मार्क्ड विद द नंबर 10-1। देखो टोटल कार्ड कितने निकालने हैं, 9, उनके ऊपर मार्किंग है 10-1, तो 10-1 जो है ये कैसे हो गए, ये कार्ड के फेस हो गए, और टोटल कितनी बार निकालना है, 3 कितने 9 टाइम्स, तो यानी कि फेस यहाँ पे 3 हो गए और निकालना 9 टाइम्स है, इसलिए 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 9। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो कार्ड निकालने हैं हमें, इनका सम कितना होना चाहिए, 0। तो इनका सम 0 कब होगा, यानी सम 0 होने का मतलब मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा पे पावर 0, और मार्किंग क्या है, देखो एक कार्ड पे 1, 0 और -1, और ये टोटल प्रोसेस कितनी बार चल रहा है, 9 टाइम्स, तो इसलिए पावर में कितना आ जाएगा 9। और अब यहाँ पे हम जो है एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अल्फा लिखा है तो इधर भी अल्फा ही लिखेंगे, और ये अल्फा पे पावर 9, इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, और अब इस एक्सपेंशन से पावर 9 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। सिंपल तरीके से इसको निकाला जा सकता है, नॉर्मल इसको एक्सपेंड करके निकाल देंगे वैल्यू, जैसे अभी तक निकाल लें हम लोग। और सैंपल स्पेस पता है, यहाँ से क्या पता लग जाएगा, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी। तो ये काम खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट इस एक्सरसाइज फर्स्ट का ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ये बॉक्स फर्स्ट है, बॉक्स थर्ड कंटेन्स 7 कार्ड बेरिंग ए नंबर दिस। अब उसने कहा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स, लेट xi, ये सफिक्स में लिखा हुआ है, बी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द इट्स बॉक्स लिखा हुआ है, और i की वैल्यू 1 2 3। अब यहाँ पे जो कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक कार्ड निकालना हर एक बॉक्स से,
और हर एक बॉक्स से कार्ड निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये क्या कह रहा है कि जो कार्ड निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इसका नेचर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। चलो अब 2 मिनट दे रहे हैं, इसको सोचो कि कैसे निकलेगा अब ये। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा कि x1 x2 x3 ऑड है। तो 3 नंबर ऑड कब होते हैं, जब कोई भी दो इवन और ऑड हो। भाई 3 नंबर का सम ऑड तभी होगा जब 2 नंबर इवन हो, 1 नंबर क्या हो, ऑड, क्योंकि ऑड प्लस इवन। और दूसरी बात, या तीनों ही ऑड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, x1 मतलब हो गया फर्स्ट बैग, x2 मतलब सेकंड बैग, x3 मतलब क्या हो गया थर्ड बैग। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो अगर मैं फर्स्ट बैग से सेकंड बैग से इवन निकालूं और थर्ड बैग से क्या निकाल दूं, ऑड। या फिर ये हो सकता है कि सेकंड बैग से ऑड निकालूं और फर्स्ट और थर्ड से क्या निकाल दूं, इवन। या फिर फर्स्ट से ऑड निकालें और सेकंड थर्ड से क्या निकाल दें, इवन। या फिर चौथा केस ये हो सकता है कि हम सभी से क्या निकाल दें, ऑड। ठीक, तो अब पहले बैग से इवन नंबर, टोटल बॉल ये कितनी है, 3 है। तो इसमें इवन नंबर है कितना, एक ही तो है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। अब इवन, तो इसमें इवन कितने हैं, 2 नंबर है। तो 2 बाई कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 है। अब उसके बाद कार्ड, इसमें लास्ट वाले में कितने हैं, 7 है। और ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 5, यानी कि 3/7। कितने हैं ऑड, 1 2 3 4, 4 है। 4 ऑड है ना, 1 3 5 7। ठीक, अब उसके बाद फिर फर्स्ट वाले से इवन तो एक ही है, और सेकेंड वाले से ऑड 1 3 5, यानी कि 3/5। इवन थर्ड वाले में 2 4 से 3/7। अब फर्स्ट वाले से ऑड आएगा, तो फर्स्ट वाले से ऑड फर्स्ट वाले में कितने हैं, 2 हैं। फिर सेकेंड वाले में और इवन, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि x1, x2, x3 ये एपी में होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये हो गया कि 2x2 इक्वल टू x1 प्लस x3 हो गया। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है कि नहीं। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर है, इवन। तो राइट हैंड साइड को भी इवन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अब 2 नंबर इवन है, x1 और x3 क्या है, इवन है। तो ये इवन कब पॉसिबल है भाई, इवन नंबर तभी पॉसिबल है जब क्या हो, या तो ऑड ऑड हो या फिर क्या हो, इवन इवन। ठीक, अब चूंकि यहाँ 2 से ही केवल निकालना है, किससे, फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट से ऑड होने का मतलब कितना हुआ है, 2 ही तो केस हो सकते हैं। अरे बोलो, अब ऑड किससे निकालोगे, ये x1 हो गया, ये x3 हो गया, ये x1 हो गया, ये x3 हो गया। अब थर्ड वाले से ऑड 1 3 5 7 कितना हुआ, 4 इंटू प्लस, अब पहले वाले से इवन एक केस और इस वाले से इवन 2 4 6 कितना 3, तो ये टोटल कितना आ गया 11। ये तो हुई इवेंट। इसमें सैंपल स्पेस अपान वाला नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बॉक्स तो 3 है ना, हर एक से बॉल निकालनी है। तो सैंपल स्पेस तो ऑल पॉसिबल केसेस हुआ ना, कंडीशन ये हुई। तो इसका सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, हर एक से एक ही तो बॉल निकाल रहे हो, तो हर एक से एक ही बॉल निकाल ले। तो टोटल इसमें फर्स्ट वाले में कितनी बॉल है 3, सेकेंड वाले में कितनी है 5 और थर्ड वाले में क्या है 7। तो ये सैंपल स्पेस मिल गया और ये हम लोग को इवेंट पता है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। बंदा से 105 सीधे ये 105 आ जाएगा। तो 11/105 सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो ये जाके पहले एक्सरसाइज का काम हम लोग का हो गया कंप्लीट। यहाँ तक जो थी ये क्लास 11 से रिलेट प्रोबेबिलिटी थी। अब हम लोग की क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो ये नोट कर लो, फिर शुरुआत करते हैं।
तो यहाँ पे लिखते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ये पार्ट जो है ये है, तो हमने जैसे भी बोला कि 12th का हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से शुरुआत कहाँ से हो रही, क्लास 11 से कनेक्ट करते हुए ले चल रहे हैं पूरा। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत हो जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है, और नॉर्मल भाषा में बोलने में सेम ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए पूरा एक साथ ही बता रहे हैं ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। अभी मैं भाषा लिखवा रहा हूँ। ये जैसा कि हमने बताया था कि सेट थ्योरी की ज़रूरत रहेगी, तो सेट थ्योरी से काम होता चलेगा। और ये पार्ट याद करो, हम लोग वहाँ सेट थ्योरी में इसको क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता था कि नहीं। तो ये बना के अब इसमें भाषा लिखना शुरू करो। लिखो इफ़, जब मैं ए बोलूँगा तो कैपिटल ए लिखेंगे, जब बी बोलूँगा तो कैपिटल बी लिखेंगे। इफ़ ए एंड बी बी एनी टू इवेंट in a sample space S, यूनिवर्सल सेट ना लिख के प्रोबेबिलिटी में चल रहा है इसलिए S लिख दोगे। in a sample space S, then the probability of occurrence of at least one of the event A and B are given by, ये is given by at least का मतलब क्या होता है, यूनियन। at least का मतलब क्या है, यूनियन। जब बोथ बोलता है तो क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे कर सकते हो, बहुत आसान प्रूफ है। याद करो सेट थ्योरी में हम लोगों ने वेन डायग्राम में ये थ्योरम हम लोगों ने करी थी। तो यहां से अगर याद करो ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा था ना हम लोगों ने। अब इसी पूरी चीज को अगर मैं सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, तो जैसे मैंने सैंपल स्पेस से इसको डिवाइड किया, ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लिखेंगे। और ऐसे ही याद करो, ये पहला हो गया, दो एलिमेंट थे ए और बी, फिर तीन के लिए भी तो सेट बनाया था, तो वही तीन आप सीधे लिखे दे रहे, बस वहां पे क्या होता था, एन से लिख देते थे। इस बार प्रोबेबिलिटी में चल रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी, क्या हो जाता था, ए यूनियन सॉरी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसमें लिखना टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if one of them occur, other cannot occur, मतलब एक अगर अकर होगी तो दूसरी अकर नहीं होगी। क्या मतलब निकला इसका, जैसे अगर हम लोग डाइस को थ्रो करें, तो अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो ध्यान से सोचो,
अगर उस पर इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ऑड नंबर कभी आ पाएगा, या ऑड आएगा तो, या सिंगल क्वाइन टॉस करे तो अगर हेड आया तो फिर टेल नहीं आ सकता, टेल आया तो इसका मतलब ये इवेंट जो हुई कैसी इवेंट हुई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक अकर होगी तो दूसरी कंपलसरी फिर वो अकर नहीं हो सकती है। तो एग्जाम्पल लिखो, यही जो हमने बोल दिया एग्जाम्पल, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन then event of an odd number and even number are mutually exclusive event, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब जैसे ये एक है, ये तो यहां से हम लोग अगर देखें तो E1 इंटरसेक्शन E2 का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। तो यहां से अगर हम बोलना चाहे तो प्रोबेबिलिटी, अगर किसी चीज का इंटरसेक्शन 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो फाइनली अगर मान लो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ए और बी के टर्म में, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आएगा, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें। और इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, मान लो कि यहां पर जैसे ए और बी दो इवेंट है, तो दो इवेंट ना हो के मान लो n इवेंट है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN, तो ये PA1 प्लस तो ये वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लो। देखो कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट में लिखेंगे, कंपाउंड इवेंट क्या है, लिखो यहाँ पे, when two or more event occur together, when two or more event occur together, then their joint occurrence is called a compound event, compound event are two types, first independent event, second डिपेंडेंट इवेंट। तो यहां पे हम दोनों एक साथ नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा कि मॉड्यूल में तुम देखोगे तो एक पूरी हमारी एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर है और दूसरी क्या है, पूरी डिपेंडेंट। इसलिए जो पहले हम लोग की कार्यक्रम होगा इसमें वो पूरा इंडिपेंडेंट के ऊपर हम लोग रिसर्च करके बैठेंगे और उसके बाद फिर क्या, डिपेंडेंट। तो 1 by 1 दो तरीके की होती हैं, इसमें पहली हम लोग की शुरुआत होगी, डाल दो इंडिपेंडेंट इवेंट, हेडिंग लिखो। इंडिपेंडेंट इवेंट में देखो, two or more event are said to be independent if occurrence or non-occurrence of any of them does not affected the probability of occurrence or non-occurrence of other event
ऑफ अदर इवेंट। अब जैसे ध्यान से सोचो कि यहाँ पे ऐसा काम होगा, ना तो पहले वाले दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेगी, ना दूसरे वाले पहले के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अब जैसे मान लो हमने क्या किया कि दो कॉइन ले लिए, तो पहले वाले कॉइन में हेड या टेल आए, या दूसरे वाले कॉइन में हेड या टेल आए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, चाहे प्रोबेबिलिटी अकर हो रही हो चाहे अकर ना हो रही हो। तो इसमें लिखो एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, when a coin is tossed, the event of occurrence of head in the first throw and event of occurrence of head in the second throw। सेकेंड थ्रो, भाई हमने दो अलग अलग कॉइन लिए, तो दो अलग कॉइन ना लेके हम एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर दें, तो पहली बार टॉस करोगे तो जो उसमें हेड टेल आएगा, या जो दूसरी बार टॉस करोगे तो उसमें हेड टेल आएगा। उसका पहले से थोड़ी कोई करेक्शन कि पहली बार अगर कॉइन में हेड आ गया तो दूसरी बार आ नहीं सकता है। समझे ना बात? कहां तक लिख लिया था? सेकेंड थ्रो आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब नई लाइन से लिखना, इफ ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसी को चाहे तो जनरलाइज भी कर सकते हैं। लिख गया? बात समझ में आ गई? अब यहां से कुछ हम नोट्स वाले पॉइंट लिखेंगे, तो लिखो नोट्स। अब देखो इसमें लोगों को कंफ्यूजन क्या रहती है, जरा देखो ध्यान से सोचो। अगर जैसे मैं कह दूं इंडिपेंडेंट और मैंने कहा एक्सक्लूसिव, तो इंडिपेंडेंट में भी तो ध्यान से देखा जाए तो ए और बी का, भाई पहली बार कॉइन टॉस किया दूसरी बार कॉइन टॉस किया, उनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी तो फाई ही आएगा, और एक्सक्लूसिव में तो भी वो क्या आ रहा है, तो पहचानोगे कैसे? तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जाते हैं कंपटीशन में, डेटा दे दिया जाता है और डाटा देने के बाद पूछता है बताओ ये एक्सक्लूसिव है कि इंडिपेंडेंट है। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत से तुम्हें मिलेंगे मेंस एडवांस में, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे वही ये बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट्स में करके लिखना, लिखो यही जो बात हमने बोली पूरी भाषा में ही लिखवा दे रहा हूँ, है ना। लिखो, इट इज ऑफ्टन ए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, it is often a point of confusion where to apply mutually exclusive and where independent। लिख गया? अब नई लाइन से लिखना, जनरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज यूज्ड, नई लाइन से, जनरली mutually exclusive is used when the event are taken from the same experiment। ये सेम एक्सपेरिमेंट के नीचे अंडरलाइन करेंगे, and independent is used when the event are taken from different experiment। अब ध्यान से याद करो दोनों एग्जाम्पल को। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैंने एग्जाम्पल दिया था क्या, एक ही डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो अगर इवन आ रहा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो यानी उसका लिए दोनों के लिए सैंपल स्पेस एक ही उसमें था। दूसरे में हमने जब बात करी इंडिपेंडेंट के लिए, तो पहली बार कॉइन टॉस किया उसका सैंपल स्पेस अलग,
दूसरी बार जब टॉस किया तो उसका सब कुछ क्या अलग, समझे। यानी जब एक ही सैंपल स्पेस में काम हो रहा हो तो म्यूचुअल, अगर एक ही सैंपल स्पेस में काम हो रहा है और इवेंट्स के बीच में क्या इंटरसेक्शन क्या है फाई, तो एक्सक्लूसिव है। और डिफरेंट सैंपल स्पेस में काम हो रहा है और इंटरसेक्शन फाई है तो उसका मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। जैसे रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, तो जब कोई दौड़ेगा तो एक ही तो घोड़ा जीतेगा, जीतेगा कि नहीं। तो मुझे ये बताओ कि ये इवेंट एक्सक्लूसिव में गिनी जाएगी कि इंडिपेंडेंट में गिनी जाएगी, किसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में गिनी जाएगी। क्यों गिनी जाएगी, क्योंकि ये एक ही सैंपल स्पेस में काम हो रहा है, एक ही रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, समझे। और अगर दो डिफरेंट होती तो फिर ये क्या हो जाती, इंडिपेंडेंट हो जाती। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, अब जान लेते कैसे पहचान लोगे, है ना। लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये नोट्स में मतलब इसको हाईलाइट कर देना है पॉइंट, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट भी होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लिख गया। अच्छा अब यहां पे ध्यान देना, ये पॉइंट जो होता है, कौन सा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो, अरे पढ़ा था कि नहीं। अब एक बात ध्यान से देखो, अभी इंडिपेंडेंट के लिए हम लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा है, अरे बताओ। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू, ये पॉइंट केवल लिखोगे, है ना, फिर भाषा में क्या बताना है वो हम बता रहे हैं। ये और ये कब यूज करना है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कब लिख पाए, ये पॉइंट कब लिख पाए, ये पॉइंट तभी तो लिख पाए जब ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट होगी तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी तो इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ गए बात। तो यहां पे लिख देना ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसे पहचानते हैं, समझे। लिख गया कि नहीं। और इसी चीज में मैं एक काम कर रहा हूं, क्या काम करता हूं, ये अगले पॉइंट सुनो, वो अगला नंबरिंग करके लिखना है ना। मैं तुमको देखो यहां पे एक बात जरा ध्यान से देखो, तो मैं यहां से पी अगर कॉमन कर लूं तो 1 माइनस दिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 1 माइनस ये अकरिंग प्रोबेबिलिटी बन गई कि नहीं, अरे बोलो। तो जब ये 1 माइनस अकरिंग प्रोबेबिलिटी बन गई तो इसका मतलब इसको 1 माइनस अकरिंग, तो ये क्या फाइनली क्या बताएगा, नॉन अकरिंग प्रोबेबिलिटी हो गई कि नहीं। अब ऐसे ही अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 माइनस दिस ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ, बोलो। अब यहां से मैं चाहूं तो ये मैंने कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस दिस, ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसी बता रही, अकरिंग। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 माइनस दिस इंटू दिस ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, अरे बोलो। तो ये सब लोग अगला पॉइंट में ये रिजल्ट लिख लेंगे सीधे, ए यूनियन बी इक्वल टू दिस। और ये कैसे है, इसलिए मैंने प्रूफ सामने दिखा दिया है, इसको नोट करेंगे। यहाँ पर एक नोट्स पे पॉइंट और रखेंगे, ये हमारी कैलकुलेशन में काम आएंगे। क्या काम, अरे भाई जो अभी नोटेशन हम लोग को ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी जो होता है इसका मतलब एट लीस्ट होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, बोथ, ये पॉइंट होते हैं ना, उनको भाषा में ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखनी है, जैसे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ध्यान देना, तो हम इसको ये लिखते थे पी ए इंटू पी बी। अगर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, मान लो n इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो सेकेंड
इसी बात को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ये एक भाषा और इस्तेमाल आज समय हो रही है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, यानी कोई एक ही अकर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखें एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, तो इसकी वैल्यू याद रखना ये होगी। अब कैसे होगी ये हम सेट थ्योरी से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सिर्फ ए या फिर बी अकर होगा तो ये सैम्पल स्पेस है, ये प्रोबेबिलिटी, ये ए है ये बी है, ठीक। तो ए यूनियन ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं। तो सिर्फ ए अकर हो या बी अकर हो तो उसका मतलब यही तो पार्ट हो रहा है, खाली ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है, ठीक। ये टोटल पार्ट क्या है, ए यूनियन बी है कि नहीं। तो ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो सिर्फ यही तो होगा जिसमें या तो ए अकर हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, ये लिख लेंगे, इसको बना लेंगे। और अब इसके बाद फिर यहाँ से शुरू होंगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके। थैंक यू।